गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे आज़ादी के एक ऐसे दीवाने की जो कहता था कि हम आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी की, और जिनका नाम लेने से हमारे जो रक्त है उस रक्त का वेग अपने आप बढ़ जाता है, उसकी रफ्तार अपने आप बढ़ जाती है जैसे ही चंद्रशेखर जी का नाम हम लोग लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा जिले में हुआ था। ठीक है, तो आज हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में हर वो सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे जिससे आज तक आप लोग परिचित नहीं है। आज हम जानेंगे कि एक विद्यार्थी जीवन से ही कैसे ये क्रांतिकारी बने, कैसे इन्होंने अपने घर और परिवार को छोड़ के लड़ाई यानी अंग्रेजों को भगाने के लिए इन्होंने क्रांतिकारी बने और क्रांतिकारी संगठनों में भाग लिया। आज हम बात करेंगे उस काकोरी कांड के विषय में जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी का एक अहम रोल रहा है। आज हम बात करेंगे सांडर्स हत्या के विषय में जिसमें भी भगत सिंह और चंद्रशेखर जी ने अहम रोल अदा किया था। आज हम बात करेंगे उस विषय पर भी कि ये जो हमारे चंद्रशेखर आजाद जी थे, कैसे इन्होंने सेठ दिलसुख राय जी से धन जो है अपने संगठन के लिए एकत्रित किया। आज हम बात करेंगे उन सारे विषयों पर जिन फैक्टों से आज तक आप परिचित नहीं है। बस सभी लोग अंत तक क्लास में बने रहें। आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की जो क्लास है ये बहुत ही शानदार रहने वाली है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी पहुंच सके। उनका जो है कहीं ना कहीं उनकी तैयारी में थोड़ा बहुत योगदान हमारा भी हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं चंद्रशेखर आजाद जी के विषय में, जिनकी कहावत बहुत ही फेमस थी कि मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा और मैं कभी भी पुलिस के हाथ नहीं आऊंगा। ये इनकी फेमस डायलॉग हुआ करती थी और अंत में वही हुआ। तो चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली लेकिन कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। आइए जानते हैं इस कहानी के पीछे क्या राज था, किन लोगों का सपोर्ट रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे चंद्रशेखर आजाद जी के पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था। चंद्रशेखर आजाद जी की माता का नाम श्रीमती जगरानी देवी था। उपनाम आजाद। ठीक है, पंडित। अगर पूछे उपनाम क्या रहा है चंद्रशेखर का तो आजाद। अगर जन्म की बात करें तो 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था। जन्म स्थल की बात करें तो भावरा गांव चंद्रशेखर आज की डेट में चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। अलीराजपुर जिला मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो आपसे पूछेगा कि चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म किस राज्य में हुआ तो एमपी। एमपी का जिला कौन सा था तो अलीराजपुर जिला, और गांव का नाम अगर पूछे तो भावरा गांव। मृत्यु कब हुई थी मतलब तो 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद की जो मृत्यु हुई थी वो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद के अंदर, आज जिसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है, वहां पर हुई थी। और जो अल्फ्रेड पार्क था उस पार्क का नाम भी अब चेंज करके चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर कर दिया गया है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं। आज अगर हम बात करें चंद्रशेखर आजाद जी के फेवरेट खेल कौन से हुआ करते थे तो चंद्रशेखर आजाद जी को खेल जैसे मलखंभ जिसमें कुश्ती वगैरह होती है, ठीक है, मलखंभ, कुश्ती, लाठी चलाना, इन चीजों का बहुत बड़ा शौक था। जैसे कि आज की डेट में आपको भी क्रिकेट आईपीएल देखने का शौक है, वैसे चंद्रशेखर आजाद जी को अपने प्रारंभिक या ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक जीवन में उनको इन सारे खेलों का बहुत ज्यादा लगाव रहा करता था, मलखंभ, कुश्ती, लाठी चलाना आदि। आपको कहते हैं ना कि जो होनहार बच्चा होता है उसके पैर पालने में ही दिख जाते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद जी पहले से ही आपको पता है कि आजादी के लिए कितना संघर्ष किए। तो इनको मतलब लड़ाई झगड़ा करना, ताकत वाली जितने भी काम थे, शारीरिक जिसमें क्षमता देखने को मिलती थी, वो सारे खेल चंद्रशेखर आजाद जी को पसंद थे। बताते हैं घुड़सवारी भी बहुत अच्छी करते थे चंद्रशेखर आजाद। और सबसे जो बड़ा फैक्ट था कि चंद्रशेखर आजाद भेष बदलने में बहुत माहिर थे। ये सबसे उनका जो है एक रियल हथियार हुआ करता था, भेष छुपाने वाला। अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो जो चंद्रशेखर आजाद जी हुए, इनकी उच्च शिक्षा जो होती है वो काशी में प्राप्त होती है। ठीक है, काशी से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। रॉलेट एक्ट आया 1919 में और गांधी जी बिल का विरोध कर रहे थे, रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, सत्याग्रह की चेतावनी, देशव्यापी हड़ताल का आह्वान करते हैं। ठीक है, जब देशव्यापी हड़ताल होता है तो पहली बार इस देशव्यापी हड़ताल में चंद्रशेखर आजाद जी शामिल होते हैं। ठीक है, तो पहली बार इन्होंने कब भाग लिया था, देशव्यापी आंदोलन जब चल रहा था सत्याग्रह की चेतावनी के लिए। आपको पता है सत्याग्रह के ही समय चौरी चौरा कांड हो गया था।
ठीक है, गोरखपुर वाला, तो वही वाला। तो जब देशव्यापी हड़ताल चल रहा था तो पहली बार इसमें भाग लिया था किसने? चंद्रशेखर आजाद ने। 1919 में अमृतसर में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी को रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर दिया गया था, जिसे आपको पता है बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून भी कहते हैं। तो जब इन दो लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो इसके विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत कर दी। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान ही चौरी चौरा की घटना हुई। ठीक है, जिसमें युवा वर्ग निराश हो गया था। ठीक है, चौरी चौरा की घटना आपको पता है, 20 से 22 अंग्रेज सिपाहियों को भारतीयों के द्वारा चौकी में जिंदा जला दिया गया था 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, अगर बात करें, जब पहली बार बताते हैं कि जब पहली बार चंद्रशेखर आजाद जी को गिरफ्तार किया गया था, जब देशव्यापी हड़ताल देश में चल रहा था, तो बताते हैं जैसे ही चंद्रशेखर आजाद को मजिस्ट्रेट का नाम था खैरपाट के सामने लाया जाता है, तो पहली बार उस खैरपाट को भी, जो मजिस्ट्रेट के पद पर बैठा हुआ था, उसको भी देखने के बाद अचंभव हुआ। क्योंकि एक एक करके जब बुलाया गया, जो लोग इसमें देशव्यापी आंदोलन में भाग लिए हुए थे, तो उसमें सबसे कम उम्र में चंद्रशेखर आजाद थे। कौन थे? चंद्रशेखर आजाद थे, जिनकी उम्र लगभग 13 से 14 साल हुआ करती थी। अब आपको पता है, जैसे ही मजिस्ट्रेट खैरपाट के सामने चंद्रशेखर आजाद जी आते हैं और वो 14 से 15 साल का बालक होता है, और मजिस्ट्रेट खैरपाट जैसे इसको देखते हैं, कहते हैं इतना कम उम्र में बालक, थोड़ा सा उसको भी दया आती है। जैसे ही मजिस्ट्रेट खैरपाट ने चंद्रशेखर आजाद जी से पूछा कि आपका नाम क्या है, चंद्रशेखर से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, और चंद्रशेखर ने जवाब दिया आजाद। इससे पहले चंद्रशेखर के नाम के आगे आजाद नहीं लिखता था, चंद्रशेखर के नाम के आगे चंद्रशेखर पंडित लगता था, चंद्रशेखर तिवारी लगता था, इससे पहले कभी आजाद नहीं लगा। लेकिन जैसे ही मजिस्ट्रेट खैरपाट ने काशी में, जैसे ही चंद्रशेखर आजाद जी से पूछता है कि आपका नाम क्या है, चंद्रशेखर आजाद जी का जवाब होता है कि हमारा नाम है आजाद। पूछता है आपके पिता का नाम क्या है, तो उन्होंने बताया कि हमारे पिता का नाम है स्वतंत्रता। जैसे पूछता आपका घर कहां पर है, तो कहते हैं हमारा घर है जेल खाना। बताते हैं कि यह बात सुनकर मजिस्ट्रेट खैरपाट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि सही जवाब देने को आजाद तैयार ही नहीं थे। इनका वास्तविक नाम चंद्रशेखर था, इन्होंने पहली बार अपना नाम आजाद बताया। इनसे पूछा गया तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारी माता का नाम क्या है, तो कहा हमारी माता और पिता स्वतंत्रता है। कहा तुम्हारा घर कहां पर है, कहा हमारा घर जेल खाना है। इस बातों के इन जवाबों से थोड़ा सा जो मजिस्ट्रेट खैरपाट था उसको गुस्सा आ गया, और उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को 15 बेतों की सजा सुनाई। ठीक है, इस बात को याद रखना, 15 बेतों की सजा सुनाई। अब आपको बताओ, बेत का मतलब लाठी बोल सकते हैं। जैसे चंद्रशेखर आजाद, आप सोच सकते हो 14 से 15 साल का बालक है, आप समझ सकते हो कि आपके घर के आसपास 14-15 साल का बालक होगा, क्या उसकी शारीरिक क्षमता होगी, कैसे होगा, ये आपको पता है। ठीक है, जैसे ही 15 बेत की सजा मिली होगी, क्या वो दृश्य रहा होगा, देखने योग्य रहा होगा। ठीक है ना, कि जब एक 15 साल का बच्चा है और उसको 15 बेतों की सजा सुनाई होगी, जो देश के लिए देशव्यापी आंदोलन में भाग लिया था। आप समझ सकते हैं कि देश के लिए चंद्रशेखर आजाद जो थे कितने महत्वपूर्ण थे, और उनका जो योगदान है कितना महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे ही हमने नहीं कहा है कि जैसे ही चंद्रशेखर आजाद जी का नाम आता है, हमारे जो रक्त है हमारे शरीर में बह रहा, उसका वेग अपने आप बढ़ जाता है। ये बात हमने ऐसे नहीं कही है। वो दम थी चंद्रशेखर आजाद के अंदर कि जिस भीड़ में चंद्रशेखर आजाद खड़े हो जाते थे, वो पूरी की पूरी भीड़ चंद्रशेखर आजाद की दीवानी हो जाती थी। उस समय का जो युवा वर्ग था, उस समय का रहा हो चाहे इस समय का जितना भी युवा वर्ग है, उन सब का आदर्श रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। रियल हीरो रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद जी की जो कुर्बानियां हैं, उनको देश में आने वाली सरकारें भले ही भूल जाएं, लेकिन हम भारतीय लोग कभी भी नहीं भूल सकते। ठीक है, अगर बात करें क्रांतिकारी दलों में, तो कुछ क्रांतिकारी थे, जैसे बंगाल में अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो कानपुर में थी। संगठन पर रूसी जो है सौम्यवाद का प्रभाव काफी ज्यादा रहा है। तो इन सारे संगठनों के सदस्य भी बने हैं चंद्रशेखर आजाद। समाज के शोषित वर्ग का उत्थान, इनका जो मेन मोटो रहा है कि समाज के जो गरीब लोग हैं, शोषित लोग हैं, जिनको परेशान किया गया, उनका उत्थान किया जाए। ठीक है, उद्देश्य में संगठित क्रांति द्वारा गणतंत्र की स्थापना करना, नागरिकों को मताधिकार देना, ये सब चंद्रशेखर आजाद जी के उद्देश्य रहे। 9 अगस्त
9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन डकैती। इसके विषय में जानने से पहले हम एक कहानी और सुनते हैं चंद्रशेखर के विषय में, शायद इससे पहले आपने ना सुना हो। बताते हैं कि एक समय की बात है और एक गुरु जी हुआ करते थे, एक साधु आदमी हुआ करते थे, उनके पास बहुत ज्यादा धन था, बहुत ज्यादा संपत्ति थी। इतना ज्यादा संपत्ति थी जिससे एक गठन, जो संगठन चल रहे थे उस समय, क्रांतिकारी संगठन चल रहे थे, उन सब को जो है चलाने के लिए कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी, बाहर से पैसा लेने की कोई जरूरत नहीं थी। तो बताते हैं एक बार जो HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो संगठन था, जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी कानपुर में, तो उस संगठन के जब ये सदस्य बने चंद्रशेखर आजाद, उस समय इनके जो साथी रहा करते थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर, राजेंद्र लहड़ी, ठीक है, मनमनाथन गुप्त, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल, सच्चिदानंद, मुरारी लाल, केशव चक्रवर्ती, ये सब चंद्रशेखर आजाद के करीबी दोस्त हुआ करते थे, करीबी सहयोगी हुआ करते थे। इन सारे लोगों ने प्लान बताया कि एक गुरु जी है, एक सन्यासी, उनके पास बहुत सारा धन है और इस समय वो बीमार चल रहे हैं और वो उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं कि हम अपनी ये जो चल अचल संपत्ति है इसका उत्तराधिकारी हम किसे बनाएं। वो एक उत्तराधिकारी की खोज में लगे हुए थे और उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी। तो लोगों ने कहा क्यों ना हम में से कोई एक गुरु जी का शिष्य बन जाए, उत्तराधिकारी बन जाए, उसके बाद हमें इस संगठन को चलाने के लिए या देश को आजाद कराने के लिए बाहर से पैसे की कोई जरूरत नहीं होगी, इतना पैसा गुरु जी के पास है। तो बताते ये चर्चा हो रही थी और सारे दोस्तों ने मिलकर इशारा किया चंद्रशेखर आजाद की तरफ कि ये काम आपको ही करना पड़ेगा। जैसे ये बात बताई जाती है तो चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि किसी को बेवकूफ बना के या किसी से छल से धन अर्जित हम नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। तो लोगों ने कहा इसमें तुम बेवकूफ कहां बना रहे हो, गुरुजी ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, वो बीमार चल रहे हैं, वो खुद उत्तराधिकारी खोज रहे हैं, आप जाइए उनके साथ रहिए, आप अपना प्रभाव दिखाइए ताकि उनको आपसे लगाव हो और अपना उत्तराधिकारी वो आपको राजीनामा से घोषित कर दे। बताते हैं जब लोगों का दबाव होता है तो चंद्रशेखर आजाद जी जाते हैं और गुरु जी से बैठते हैं। उनके चेहरे पे वो तेज था, उनकी भाषा में वो मिठास थी, वो शैली थी कि जो गुरु जी थे वो थोड़ी ही देर में चंद्रशेखर आजाद से प्रभावित हो जाते हैं और इनको अपना शिष्य बना लेते हैं। लेकिन बताते हैं जहां गुरु जी ज्यादा बीमार चल रहे थे, चंद्रशेखर का रहन सहन, वो सेवा, जो गुरु जी के प्रति लगाव इतना ज्यादा था कि धीरे धीरे गुरु जी कुछ ही दिन में ठीक हो गए। जहां पे ये लोग इंतजार कर रहे थे गुरु जी का अंतिम समय आ रहा है, वहां पर चंद्रशेखर के पहुंचने से वो गुरु जी की जो तबीयत थी, स्वस्थ था, बिल्कुल ठीक हो गया। चंद्रशेखर कुछ दिन रहते हैं, फिर एक लेटर लिखते हैं अपने साथियों के लिए, मैं ज्यादा दिन और वेट अब नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है और इस समय में हमें देश को आजाद कराना है, इसलिए हम अब ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रुक सकते। और उसके बाद गुरु जी को बता करके उस आश्रम को छोड़ के चंद्रशेखर आजाद फिर से चले आते हैं और फिर से अपने क्रांतिकारी भाइयों के पास पहुंच जाते हैं। फिर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पैसा इकट्ठा करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, अब हम लोग कुछ अलग करेंगे। बताया जाता है कि एक समय होता है और वो समय होता है 9 अगस्त 1925 का, ठीक है, जिस समय एक ट्रेन में कुछ हथियार और पैसा, सोना और चांदी जिस समय जा रहा था लदा हुआ लखनऊ से सहारनपुर के रास्ते, तो बताया गया चंद्रशेखर आज और जिसके मास्टरमाइंड हुआ करते थे राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम अंग्रेजों की जो मालगाड़ी से जो पैसा, जो हथियार जा रहे हैं, क्यों ना हम इसको लूट ले। और फिर आखिरकार ये है तो भारत का, जो लूट के लोग ब्रिटेन लेकर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, क्यों ना हम अपने देश का पैसा अपने देश के काम में लें। ये सारे लोग प्लान बनाते हैं और एक नई घटना करते हैं, जिस घटने का नाम होता है काकोरी ट्रेन डकैती। हालांकि हम तो यही बोलेंगे डकैती नहीं थी, ये एक क्रांति थी, इसको हम क्रांति का नाम देंगे। डकैती तब होती जब किसी के घर में डाका डाला जाए, और वो लोग तो हमारा ही पैसा लेकर जा रहे थे, हमने तो अपना ही पैसा छीना था, तो इसको हम काकोरी क्रांति के नाम से भी जान सकते हैं। आइए आगे समझते हैं, बताते हैं। सब कुछ एक प्लान के तहत सेट हुआ। कुछ लोग लखनऊ से जो होते हैं वो ट्रेन में चढ़ते हैं, कुछ लोग आगे होते हैं, और होता क्या है, ट्रेन के अंदर गोलियां चलती है, कुछ जो गार्ड वाले होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड वाले, उन लोगों से गोलियां चलती हैं, खून खराबा होता है, लेकिन अंततः जो है ट्रेन को लूटने में ये जो HRA का संगठन था वो कामयाब हो जाता है। ठीक है, जैसे ये कामयाब होते हैं वैसे ही अंग्रेज सरकार एकदम तिलमिला गई थी और जितने भी लोग इस काकोरी डकैती कांड में या काकोरी कांड में शामिल थे उन सबको खोजने का प्रयास करती है। तो बताते हैं राम प्रसाद बिस्मिल को जब गिरफ्तार किया गया, तो राम प्रसाद बिस्मिल को जब
फांसी होने वाली थी तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कुछ लाइनें बोली थी। वो लाइनें थी, होश में आ जाओ बुलबुलो अब चमन खतरे में है। होश में आओ बुलबुलो अब चमन खतरे में है। ये लाइनें पूछी जाती हैं तो ये राम प्रसाद बिस्मिल की थी, ठीक है ना। और जैसे ही शहीद मतलब जैसे ही वो फांसी के फंदे की तरफ जाने लगे तो उन्होंने कहा, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल जो थे एक कवि थे, एक बहुत बड़े शायर भी थे। बहुत सारी इनकी शायरी है जो आज की डेट में हम लोग मोटिवेशन के रूप में उनको पढ़ते हैं। तो उनमें से एक है, कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये जो लाइनें थी, ये लाइनें आज भी हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं, ठीक है। आगे बात करें अगर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह, इनको सजाए मौत दी गई। मतलब ये जितने भी दोस्त थे तीन चार, इनको फांसी की सजा सुनाई गई। बचे हुए कुछ साथियों को काला पानी की सजा दी गई, रंगून भेज दिया गया, और कुछ साथियों को उम्र कैद की सजा हुई कि पूरा जीवन आपको जेल में गुजारना है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, क्योंकि आजाद ने पहले ही ऐलान कर चुके थे कि हम आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। तो इस केस में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को कोई टच नहीं कर पाता है, लेकिन हमारे और चंद्रशेखर आजाद जी के कुछ करीबी मित्र जो कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, उन लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको सजाएं, अलग अलग सजाएं दी जाती हैं। अगर बात करें इस समय चंद्रशेखर आजाद बहुत ज्यादा टूट चुके थे, क्योंकि जैसे ही सबसे ज्यादा जो इनका कोई साथ दे रहा था उस समय वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, और राम प्रसाद बिस्मिल कैद हो चुके हैं, इनको फांसी की सजा हो चुकी है। तो इस समय आजाद अपने आप को अकेला महसूस करने लगे। लेकिन तभी फिर से एक नवयुवक एंट्री करता है और उसने कहा, एक बिस्मिल गया है, अभी हजारों बिस्मिल इस देश में पैदा होंगे। वो शख्स होता है भगत सिंह। इसके बाद भगत सिंह जो थे वो चंद्रशेखर के साथ कंधे से कंधा मिलाने को बताते हैं कि एक बार दोनों बैठे थे और चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि जो राम प्रसाद बिस्मिल है उनकी कमी हमें पूरा जिंदगी खलेगी और कभी भी उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। राम प्रसाद बिस्मिल वो था जहां पर हम पीछे पीछे एक कदम हटाते थे, राम प्रसाद तुरंत एक कदम आगे बढ़ाता था कि अभी हम जिंदा हैं। तो भगत सिंह बैठे थे, कहा, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद जी से कहा कि आजाद, आप हमारा नाम बदल करके बिस्मिल रख सकते हो, राम प्रसाद बिस्मिल कर सकते हो, और मैं वादा कर रहा हूं कि जहां पर आप पीछे पीछे अपना कदम हटाओगे वहां पर भगत सिंह आगे खड़ा होकर गोली खाने को तैयार रहेगा। जहां पे आपका पसीना बहेगा वहां सरदार भगत सिंह का खून बहेगा। तो कहते हैं ना कि दोस्ती की कोई मिसाल नहीं दी जाती, और भारत में दोस्ती के एक से एक बढ़ के कहानियां सुनने को मिलती हैं। चाहे वो कृष्ण सुदामा की मित्रता हो, चाहे वो कर्ण और दुर्योधन की मित्रता हो, जो स्वयं भाइयों के खिलाफ कर्ण को लड़ना पड़ा, लेकिन मित्र को कभी उसने धोखा नहीं दिया। ठीक वैसे ही जोड़ी होती है, ठीक वैसे ही दोस्ती होती है चंद्रशेखर और भगत सिंह की, ठीक है। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने कहा, अभी भी जिसका खून न खौला, जिस समय बिस्मिल लोगों को फांसी हो रही थी तो ये देश के नौजवानों को जागरूक करने का काम कर रहे थे, देश के नौजवानों को संगठन में शामिल होने के बात कर रहे थे और उनको प्रेरित कर रहे थे। तो भगत चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा, अभी भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जमानी है। मतलब इतना होने के बाद भी अगर आपका खून में उबाल नहीं है तो वो खून नहीं पानी है, ठीक है। और आगे क्या कहते हैं, जो देश के काम ना आ सका वो बेकार जवानी है, उसमें जवानी और बुढ़ापे में कोई अंतर नहीं है। मतलब इनकी हर बात में एकदम वीर रस से भरी हुई बातें होती थी, वीरता की बातें होती थी। अगर किसी का ना मन हो तब भी चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल और भगत सिंह के मिलने के बाद उसे कभी मौत से डर नहीं लगता था, क्योंकि इनकी बातों में ही वो जोश था, वो डर था कि मौत में वो डर कहां। बताते हैं ये जैसे ही ये लोग जाते हैं, इन लोगों को फांसी होती है, सजा होती है, बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ये जितने भी दोस्त होते हैं इनके। तो फिर बताते हैं भगत सिंह का जो सबसे ज्यादा साथ दिया है वो कौन, वो चंद्रशेखर आजाद जी का जो सबसे ज्यादा साथ दिया है वो वीर भगत सिंह ने दिया है, शहीद आजम भगत सिंह ने दिया है। और एक और लोग थे जिनका नाम था वीर सावरकर, इन्होंने भी भगत सिंह का साथ देने का काम किया है, चंद्रशेखर आजाद जी को साथ देने का काम किया है। तो आइए जानते हैं। और अब ये जोड़ी, अब ये जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की जो जोड़ी रहने वाली है, इतना फिट होने वाले हैं कि जब भी हम
जब भी हम नाम लेते हैं चंद्रशेखर आजाद जी का तो भगत सिंह का नाम अपने आप आ जाता है। और जब भी हम भगत सिंह का नाम लेते हैं, कभी भी अकेले भगत नहीं कहते हैं, जब भी बोलते हैं तो कहते हैं भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। कहीं ना कहीं एक का नाम लेते हैं तो दोनों को नाम लेने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। बिना दोनों का नाम लिए हम कोई बात को पूरा ही नहीं कर पाते हैं। ये दोनों मित्रों की ये जोड़ी रहने वाली है। तो आइए आगे जानते हैं इनके विषय में। और भी कुछ चीजें हैं और बहुत अच्छी चीजें उनको जानने का प्रयास करेंगे। जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था 1928 में, इन लोगों ने इसका नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया। ठीक है, क्योंकि इस क्रांतिकारी संगठन में बहुत लोगों के ऊपर केस हो चुके थे। ये पार्टी जो थे बदनाम हो चुकी थी। अंग्रेजों ने इसे लुटेरों और डकैतों की पार्टी कहना शुरू कर दिया था। इसलिए इन लोगों ने थोड़ा सा संशोधन करके इसमें सोशलिस्ट जोड़ दिया ताकि लोगों को इस पार्टी के प्रति नफरत न हो। आजाद ने कहा, मैं आजाद हूं, चिंगारी आजादी की सुलगी मेरे जश्न में है। ये भगत सिंह की बहुत फेवरेट, वो चंद्रशेखर आजाद जी की बहुत फेवरेट लाइन थी कि चिंगारी आजादी की सुलगी मेरे जश्न में है, इंकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है, मौत जहां जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। ये बहुत फेवरेट लाइनें हुआ करती थी हमारे पंडित चंद्रशेखर आजाद जी की। एक समय की बात है, आज हम उसको भी जानेंगे कि जिस समय चंद्रशेखर आजाद ने एक बार इरविन, उस समय गवर्नर हुआ करता था, इरविन के पटरी में कैसे बम लगाया और इरविन जो है वो मरते मरते बचा। बताते हैं कि एक समय था और वासराय इरविन ट्रेन से सफर कर रहा था, जैसे एक ट्रेन की पटरी आपको दिखाई दे रही है, और चंद्रशेखर आजाद ने ट्रेन की पटरी में बम फिट कर दिया। इतना परफेक्ट और इतने अच्छे तरीके से किया कि जैसे ही ट्रेन यहाँ पे आएगी और बम फट जाएगा। आखिरकार वही हुआ। यह फरीदाबाद के आसपास की घटना है। फरीदाबाद के आसपास बताते हैं जैसे ट्रेन चलती है और जैसे ही ट्रेन पहुंचने वाली होती है, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने पहले से बम लगा रखा था और उस ट्रेन में बैठा हुआ था गवर्नर इरविन। जैसे इरविन की ट्रेन यहाँ पहुंचती है, बम फटता है, बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन इरविन मरते मरते बच गया। और उस दिन के बाद अंग्रेजों के अंदर वो दहशत आई कि इरविन उसके बाद बहुत कम कहीं से ऑफिस से निकलता था, कार्यालय से निकलता था, तो बहुत कम आना जाना होता था और बहुत सख्त पाबंदी होती थी, क्योंकि डर हुआ करता था कि कहीं अगर गवर्नर मारा गया तो दुनिया भर में यह मैसेज जाएगा कि अब जो है ब्रिटेन वाले सुरक्षित नहीं है। ये घटना थी फरीदाबाद के आसपास की। ठीक है, पटरी में बम लगा दिया गया चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा इरविन को मारने के उद्देश्य से, लेकिन इरविन बच गया। हाँ, आपको एक कहानी सुनाएंगे सेठ दिलसुख राय की। ठीक है, एक सेठ दिलसुख राय की एक कहानी सुनाएंगे, बहुत ही रोमांचक कहानी होने वाली है। बताते हैं एक अमीर आदमी हुआ करते थे जिनका नाम था सेठ दिलसुख राय, और ये हमेशा अंग्रेजों से मिला हुआ करते थे, मिले हुए होते थे, अंग्रेजों से हाथ मिलाकर चलते थे, अंग्रेजों से कंधा मिलाकर चलते थे। एक समय की बात है, इस क्रांतिकारी संगठन को जरूरत पड़ी, पैसे की जरूरत पड़ती है, और ये काम करने के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु तीन लोग शामिल होते हैं कि सेठ दिलसुख राय से कैसे पैसा इकट्ठा किया जाए या कैसे पैसा निकाला जाए। बताते हैं सेठ दिलसुख राय के घर चंद्रशेखर आजाद जो होते हैं, भगत सिंह होते हैं और राजगुरु होते हैं, ये कैसे जाते हैं पैसा लेने के लिए। बताते हैं भगत सिंह जो थे उस समय बढ़िया सा अच्छे कपड़े पहनते, टोपी बेल्ट, ठीक है, टाई वाई पहन के निकलते हैं, और टाई पहनने के बाद भगत सिंह ने एक रोल धारण किया या रोल निभाया, और वो रोल निभाया गवर्नर के पीए का। भगत सिंह ने एकदम अपडेट होके पूरा यूरोपीय कल्चर में निकलते हैं और पहुंचते हैं किसके पास, सेठ दिलसुख राय के पास। क्या बनकर जा रहे हैं, गवर्नर का पीए बनकर जा रहे हैं। जैसे आपके पास मोदी जी का पीए बन के कोई आ जाए आपको लूटने के उद्देश्य से। लेकिन जब पीए आएगा, कोई अधिकारी आएगा, तो उसके साथ दो चार लोग और आएंगे कि नहीं आएंगे, आने चाहिए। तो जब ये गवर्नर के पीए बनकर जाते हैं भगत सिंह, तो क्लर्क बनकर जाते हैं, उसका क्लर्क बनकर जाते हैं राजगुरु, जो एक बगल में देखा होगा बढ़िया सा बुक लिए रहता है, हर चीज के विषय में बताया करता है। क्लर्क बन के जाते हैं राजगुरु, और चंद्रशेखर आजाद जो थे ये भगत सिंह के चपरासी बनकर जाते हैं कि हम भगत सिंह के चपरासी हैं। जैसे ही तीनों लोग सेठ दिलसुख राय के यहाँ, तो सेठ दिलसुख राय ने जैसे ही देखा, ये बिल्कुल पहचान नहीं पाया कि ये भगत सिंह है। पूछा कि आपका कैसे आना हो, उन्होंने बताया कि मैं गवर्नर का पीए हूं और मैं चाहता हूं आप बहुत अच्छे आदमी हो, आपके विषय में हमें जानकारी मिली है, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा थोड़ा सा प्रमोशन करवा दिया जाए, तुम्हें थोड़ा सा और सम्मानित कर दिया जाए अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा।
सेठ दिलसुख राय लालची आदमी है, अंग्रेजों से मिला हुआ आदमी है, तो उसने कहा बिल्कुल, उसके लिए हमें करना क्या होगा? कहा उसके लिए आपको अंग्रेजों की या अंग्रेजी हुकूमत को थोड़ा सा सहयोग करना होगा, थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा। वो ये है कि समय लड़ाई झगड़े की वजह से अंग्रेजी हुकूमत जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ब्रिटिश सरकार जो है, वो थोड़ा सा घाटे में चल रही है, इसलिए थोड़ा सा आप आर्थिक सहयोग करिए, रुपए पैसे का सहयोग कर दिए। और बताते हैं कि जो सेठ दिलसुख राय थे, उन्होंने उस समय 50,000 रुपए निकाले और भगत सिंह को पकड़ा दिए और बताया कि ठीक है, आप हमारा प्रमोशन करवाइए, हम हमेशा अंग्रेजों के साथ हैं, हम क्रांतिकारी संगठनों को 1 रुपया भी चंदा नहीं देते, 1 रुपया भी दान नहीं देते, लेकिन अंग्रेजी सरकार जितना कहेगी हम उतना पैसा देंगे, लेकिन आप भी थोड़ा हमारा ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा हमारा प्रमोशन कराने में। भगत सिंह ने कहा आपका प्रमोशन बहुत जल्द होगा, बस आपकी बात ही अब ब्रिटिश हुकूमत के पास पहुंचने वाली है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। उसके बाद ये तीनों लोग पैसा लेकर चले आते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वहां पे पुलिस की गाड़ी पहुंचती है। तो उन लोगों ने पूछा और इन्होंने बताया अभी तो आए थे, हमारे प्रमोशन के लिए पैसा लेकर गए हैं। तो उन्होंने कहा अभी अंग्रेजों की तरफ से कोई नहीं आया है, इसका मतलब है कि आपको उन लोगों ने लूट लिया है। तो ये चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह थे। और सेठ दिलसुख राय से कैसे बेवकूफ बनाकर पैसा लेते हैं? क्यों ना बेवकूफ बनाए, क्योंकि वो व्यक्ति जो था वो अंग्रेजों से हाथ मिलाए हुए था। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल बेवकूफ बना के पैसा लेना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने, हालांकि इसका चंद्रशेखर आजाद ने विरोध भी किया, लेकिन भगत सिंह ने कहा हम ये पैसा अपने परिवार के लिए नहीं ले रहे हैं या अपने सुख सुविधा के लिए नहीं ले रहे हैं, ये पैसा हम अगर उससे ले रहे हैं, ठग रहे हैं, तो ये हम देश के लिए ले रहे हैं, देश की आजादी के लिए ले रहे हैं। ये गलत तब होता जब ये पैसा उससे लेकर हम अपने परिवार पे खर्चा करते, अपने ऊपर खर्चा करते, लेकिन देश के लिए खर्चा कर रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं है। तब चंद्रशेखर आजाद जाके भगत सिंह का यहाँ पर साथ दिए थे। आइए आगे जानते हैं साइमन कमीशन लाहौर। साइमन कमीशन के विषय में आपको पता है, ठीक है। साइमन कमीशन जब भारत आया तो इसका विरोध प्रदर्शन हुआ, ठीक है। और इस जो है विरोध प्रदर्शन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो हमारे लाला लाजपत राय जी कर रहे थे। और इसी विरोध प्रदर्शन में घायल हो गए थे लाला लाजपत राय, ठीक है। ये बात थी 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है लाला लाजपत राय की, क्योंकि इनके सर पे लाठी पड़ गई थी। पुलिस अधीक्षक जो था स्कॉट ने लाठी चार्ज का आदेश दिया था। आइए इस पूरी घटना को सुनते हैं। बताते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन आया था जिसका नाम था साइमन कमीशन। और उस साइमन कमीशन में जो अधिकारी थे, तीन के तीनों पैथिक लॉरेंस, ये जो जितने भी लोग थे, तीन के तीनों अधिकारी अंग्रेज थे। इसी का विरोध कर रहे थे कि लाला लाजपत राय। इन्होंने बताया कि जब तीनों अधिकारी जब अंग्रेज हैं तो ये भारतीयों की जो जांच है वो अच्छे तरीके से नहीं करेंगे। तो लाला लाजपत राय जो थे वो शांति तरीके से इसका विरोध कर रहे थे। हालांकि इसमें कई लोग शामिल थे, भगत सिंह भी शामिल थे, लेकिन यहाँ पर एक दिन पहले ही भगत सिंह ने लाला लाजपत राय ने वचन लिया था कि आप जो है इस विरोध प्रदर्शन में खून खराबा नहीं करोगे, ये हमें वचन दो। तो ये सारे लोग वचनबद्ध थे कि आज के दिन हम हथियार नहीं उठा सकते, इसलिए लोग धरना ही दे रहे थे, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगा रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है स्कॉट ने लाठी चार्ज के आदेश दिए। और जैसे ही लाठी चलाई जाती है, जो लोग धरना दे रहे थे, और यहाँ पर लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी पड़ी और उनके सर में चोट लगी, घायल हो गए। और इसी की वजह से 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। हालांकि इस बात को चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने कहा है, कहा है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु नहीं हुई है, अंग्रेजों के द्वारा उनकी हत्या की गई है। यह बात चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पर उठाई। लेकिन जैसे इनकी मृत्यु होती है लाला लाजपत राय की, तो तीन मित्र होते हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु जयगोपाल। इन लोगों ने वचन लिया कि जब तक हम लाला लाजपत राय का बदला नहीं ले लेते, तब तक हम सुख की नींद और चैन से नहीं सोएंगे, जब तक हम लाला लाजपत राय की हत्या का बदला नहीं ले लेते। ठीक है, आइए जानते हैं कि लाला लाजपत राय की हत्या का बदला कैसे हुआ। एक बार की बात है, इन लोगों ने प्लान बनाया कि अपने ऑफिस से जो स्कॉट बेद था वो पर डे आना जाना इसका लगा रहता था। तो एक दिन ये लोग हथियार लेकर, पिस्तौल वगैरह, पिस्टल जो भी था उसको लेकर, ये चार लोग होते हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और जयगोपाल। ये चार लोग अपने अपने हथियारों के साथ उस रास्ते पे खड़े होते हैं। बताते हैं कि जो नाम एक था यहाँ पे राजगुरु, क्या नाम था? राजगुरु एक साइकिल लेकर जाते हैं जिसपे हवा नहीं होती है। उस साइकिल में हवा डालने के बहाने वो जाते हैं जिस ऑफिस में रहता था स्कॉट,
उसी ऑफिस के पास हवा डाल रहे होते रोड पे, और यहाँ पर बताते हैं राजगुरु कि हम आपको इशारा करेंगे, जैसे स्कॉट निकलेगा हम आपको इशारा करेंगे और आप तीनों लोग रेडी रहना, जयगोपाल, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। जैसे ही मैं इशारा करूं वैसे ही आप गोली चला देना, समझ जाना कि स्कॉट आ रहा है। बताते हैं कि यह साइकिल में हवा डाल रहे थे राजगुरु, और तभी स्कॉट की जगह उसका पीए जो हुआ करता था जिसका नाम था सैंडर्स गाड़ी में बैठकर निकलता है, और राजगुरु को लगता है कि ये स्कॉट जा रहा था, लेकिन स्कॉट नहीं, सैंडर्स जा रहा था। जैसे ही सैंडर्स वहां पे निकलता है वैसे राजगुरु ने आदेश दिए, और जैसे इशारा करते हैं राजगुरु और रास्ते में झाड़ियों में छुपे होते जयगोपाल ने तुरंत जो है अपना फायरिंग करना शुरू कर दिया। बताते हैं जयगोपाल के पिस्टल से 2 गोलियां निकली और दोनों गोलियां जाकर सैंडर्स को लगी। जैसे इन्होंने गोलियां चलाई वैसे आगे खड़े थे भगत सिंह ने कहा जब गोली हमने चला ही दी है तो इसको जान से मार देते हैं। भगत सिंह बताते हैं कि इसमें लगभग 5 राउंड यानी 5 गोली चलाई और सैंडर्स की वहीं पर मृत्यु हो गई। आगे कवर पॉइंट पे लगे हुए थे चंद्रशेखर आजाद कि अगर भगत सिंह को और जयगोपाल का अगर कोई सिपाही, अंग्रेज सिपाही जान जाता है और इनका पीछा करता है तो आगे इनको रोकने का काम करेंगे चंद्रशेखर आजाद। और वही हुआ। एक भारतीय आदमी था जो अंग्रेजी सेना में शामिल था जिसका नाम था चानन सिंह। जैसे ही चानन सिंह को लगा कि सैंडर्स के ऊपर गोली चलाई गई, चानन सिंह ने तुरंत उसको जयगोपाल का और भगत सिंह का पीछा करते हैं चानन सिंह। बताते हैं कि जैसे चानन सिंह अंग्रेज जो एक सिपाही होते हैं पीछा करते हैं भगत सिंह जयगोपाल का, आगे इनको मिलते हैं चंद्रशेखर आजाद। बताते हैं चंद्रशेखर आजाद ने चानन सिंह को रोका और समझाया कि आप भारतीय हो, हम भारतीय हैं, हमारा मकसद है कि किसी भारतीय का खून बहाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है देश को आजाद कराना। आप पीछे लौट जाओ, आगे उनका पीछा ना करो। लेकिन चानन सिंह जो होता है वो बात मानने को तैयार नहीं होता है। तो फिर चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही पिस्टल से चानन सिंह की हत्या कर दी, और इस प्रकार से यहां पर सैंडर्स और चानन सिंह की हत्या हो जाती। बताते हैं कि जैसे ये कांड हुआ, सैंडर्स की हत्या हुई, उस समय लोग लाहौर में थे, ठीक है, और लाहौर में चारों तरफ पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई, निगरानी बढ़ा दी गई कि लाहौर से कोई बाहर ना जाने पाए। लेकिन बताते हैं ये लोग भेष बदलने में इतने माहिर होते हैं कि वहां से अंग्रेज सिपाहियों के नाक के नीचे से निकल आते हैं और अंग्रेजों को कानों कान कहीं खबर भी नहीं होती है। बताते हैं लोग जाते हैं लाहौर में दुर्गा भाभी के पास, और दुर्गा भाभी के पास जाने के बाद ये सारे लोग अपना जो है रूप बदलते हैं, अपना जो भी होता है चेहरा बदलने का प्रयास करते हैं। बताते हैं भगत सिंह एक एक जो है एक व्यक्ति बनते हैं और उनकी पत्नी बनती हैं दुर्गा भाभी, जिनके हाथ में उनकी गोदी में 6 महीने का बच्चा था। ये दोनों लोग पति पत्नी बनते हैं। जो पंडित चंद्रशेखर आजाद थे, एक बूढ़ा व्यक्ति होकर वहां से निकलने का प्रयास करते हैं, साधु सन्यासी बनकर निकलने का प्रयास करते हैं, और जयगोपाल इनका नौकर बनने का प्रयास करते हैं। और तीनों लोग, चारों लोग वहां से, और दुर्गा भाभी को देखा जाए तो 5 लोग वहां से बढ़िया सा ट्रेन से निकल आते हैं। ये बात अंग्रेजों को कहीं पता भी नहीं चली। ठीक है, तो भेष बदलने में भी बताते हैं, चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो एक बार बताते हैं इनका पुलिस पीछा कर रही थी और चंद्रशेखर आजाद आगे जाकर एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर लेते हैं, भेष बदल लेते हैं, और वो पुलिस वाले आते हैं और उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या आपने आगे कहीं किसी नौजवान को जाते हुए देखा? तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा नहीं, इधर तो किसी को हमने नहीं देखा। और वहीं से पुलिस वाले लौट गए, वो स्वयं चंद्रशेखर आजाद से पूछ रहे थे, और चंद्रशेखर आजाद कितना भेष बदलने में माहिर थे ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, यहां से आप समझ सकते हैं। अगर बात करें, एक बार जो है चंद्रशेखर आजाद से और मोतीलाल नेहरू से एक बार मुलाकात हुई थी। मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू से आनंद भवन इलाहाबाद में एक ही बार इन लोगों से मुलाकात हुई थी। और उस समय जब आजाद से और मोतीलाल नेहरू से बात हुई, मुलाकात हुई, उस समय भी चंद्रशेखर आजाद ने बात की कि ठीक है, हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज नहीं तो कल हम देश को आजाद करा लेंगे। लेकिन उन कैदियों का जो देश को आजाद कराने के लिए आज कैद हुए हैं, चाहे वो देश में हो या काला पानी की सजा हुई हो, किसी को उम्र कैद की सजा हुई है, उनका क्या होगा? तो इस विषय पर मतलब जो हमारे कैदी हुए थे, हमारे क्रांतिकारी लोगों को हिरासत में लिया गया था, उनको आजाद कराने के लिए इन्होंने मोतीलाल नेहरू से यहाँ पर बात की थी आनंद भवन इलाहाबाद में।
तो यहां से आप समझ सकते हो कि चंद्रशेखर आजाद को देश से कितना लगाव था। देश को आजाद कराने से ही नहीं, जो देश को आजाद कराने के लिए जो लोग फंसे थे या पकड़े गए थे, उन लोगों को भी रिहा कराने के लिए चंद्रशेखर आजाद हमेशा तत्पर रहते थे और हर संभव प्रयास किया करते थे। आगे अगर हम बात करें, एक समय की बात है पब्लिक सेफ्टी बिल। बहुत ही रोचक कहानी होने वाली है पब्लिक सेफ्टी बिल की। बताते हैं पब्लिक से जो सेफ्टी बिल था, यह दिल्ली असेंबली में पेश किया जा रहा था और पब्लिक सेफ्टी बिल में यह था कि भारतीयों के ऊपर और कैसे शिकंजा कसा जा सके और इनको बेड़ियों में कैसे जकड़ा जा सके, इसके लिए अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा एक पेश किया जा रहा था पब्लिक सेफ्टी बिल। ये बात चंद्रशेखर आजाद को पता थी कि अगर पब्लिक सेफ्टी बिल पास हो जाता है तो भारतीयों को और शिकंजे में कस लिया जाएगा, जकड़ लिया जाएगा और ये जंजीरों में जकड़े हुए लोग होंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बताते हैं पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध के लिए चंद्रशेखर आजाद स्वयं तैयार होते हैं कि यहां पर जाके हम बम फेंकेंगे और पब्लिक सेफ्टी बिल रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन बताते हैं भगत सिंह ने कहा कि तुम्हें देश की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और ये काम हमें आप दीजिए और ये काम करने के लिए हम जाएंगे। बताते हैं भगत सिंह और भगत सिंह के सहयोगी होते हैं बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त होते हैं। ये दोनों लोगों ने असेंबली में, अब असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल पेश किया जा रहा था, इसको रोकने का वादा करते हैं चंद्रशेखर आजाद को कि इस बिल को रोकने के लिए हम ही काफी हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भगत सिंह को पता था कि अगर आजाद गए, आजाद वहां पकड़े जाएंगे और आजाद अगर पकड़े जाएंगे तो आजाद का जो प्रण है कि आजाद है आजाद ही रहेंगे, वो प्रण फिर जो है यहाँ पर टूट जाएगा। और वो कहीं से भी भगत सिंह जो थे वो कहीं से भी चंद्रशेखर आजाद जी का प्रण नहीं तोड़ना चाहते थे, प्रण टूटते हुए नहीं देखना चाहते थे। तो यहाँ पर बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जाते हैं असेंबली में। जो असेंबली थी यहाँ पर, ठीक है, पब्लिक जो सेफ्टी बिल था इस पे चर्चा हो ही रही थी कि वहां पर जहां पे चर्चा हो रही थी वहां पे पीछे की कुछ जो सीटें थी असेंबली की वो खाली पड़ी हुई थी। और बताते हैं वहीं पर बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फेंका और दिल्ली में एक बड़ा धमाका हुआ, लोगों में भगदड़ मच गई। चाहते तो बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां से निकल सकते थे, अंग्रेजों के अंदर इतना क्षमता नहीं थी कि उनको रोक पाते। लेकिन भगत सिंह ने वहां से भागना जो है अच्छा नहीं समझा और वहीं पर खड़े होकर दोनों लोग इंकलाब जिंदाबाद के नारा लगाने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और वहीं पर कुछ पर्चे फेंके और उन पर्चों पर लिखा हुआ था कि हमारा मकसद किसी का जान लेना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना है, जिनको सुनाई नहीं दे रहा है। इन पर्चों पर ऐसा कुछ लिखा था और बताया जाता है यहीं पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को हिरासत में लिया जाता है, यहीं पर इनके हाथों में हथकड़ियां लगाई जाती हैं और आगे चलकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा होने वाली है। हालांकि सजा जो हुई थी वो असेंबली बम कांड में नहीं हुई थी, वो सैंडर्स हत्या लाहौर वाले कांड में हुई थी। आगे बताएंगे कि कौन इसमें गद्दार था और कौन कैसे, इनको कैसे सजा हुई, उस विषय में भी जानेंगे। बटुकेश्वर दत्त जो थे इनको काले पानी की सजा हुई थी, सुखदेव, राजगुरु, ठीक है, इन लोगों को जो है, और भगत सिंह को, इनको फांसी की सजा हुई थी, इस बात को याद रखें। अगर बात करें, ठीक है, तो आगे चलकर 23 मार्च को 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी होगी, उस पर बात करेंगे। वो बात हम स्पेशल करेंगे जब भगत सिंह को पढ़ रहे होंगे। अभी फिलहाल हम बात आज कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी के जीवन से जुड़ी हुई। तो एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम था वीरभद्र तिवारी। ठीक है, ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने विश्वासघात किया था। बताते हैं एक समय की बात है जब अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद जी बैठे हुए अपने मित्र से बात कर रहे थे आजाद को छुड़ाने के लिए, देश को आजाद कराने के। उसी समय एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है वीरभद्र तिवारी। ठीक है, ये वीरभद्र तिवारी जो थे ये कुछ पैसे के लालच में आके इन्होंने अंग्रेजों को ये जानकारी दे दी, अंग्रेज अधिकारियों को ये जानकारी दे दी। ठीक है, अंग्रेजों का एक मुखबिर टाइप का ये आदमी था, इसने जानकारी दी कि चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए किसी से बात कर रहे हैं। जैसे ये जानकारी अंग्रेजों को मिली, उन लोगों ने उस अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद जी को चारों तरफ से घेर लिया। जैसे जानकारी चंद्रशेखर आजाद को मिलती है, उन्होंने भी बदले में इधर से फायरिंग स्टार्ट कर दी। चारों तरफ से अंग्रेज सिपाही फायरिंग कर रहे हैं और एक उस समय वहां पे अल्फ्रेड पार्क में एक जामुन का पेड़ हुआ करता था, उस जामुन के पेड़ के पास खड़े होकर चंद्रशेखर आजाद भी जवाब में उनको गोलियां चलानी पड़ी। बताते कई घंटों तक गोलियां चली, लेकिन लास्ट में बताते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी के पास
सिर्फ और सिर्फ उनके पास एक ही कारतूस बची थी और चंद्रशेखर आजाद को लगा कि अंग्रेज बहुत ज्यादा हैं, अब हम यहां से निकल नहीं पाएंगे। तो चंद्रशेखर आजाद ने वहां पर सोचा कि अगर हम अंग्रेजों के हाथ लगे तो हमें अंग्रेज तड़पा तड़पा के मारेंगे और हमारा प्रण भी यहाँ पर टूट जाएगा। इसलिए वो आखिरी गोली अंग्रेजों के ऊपर न चला के चंद्रशेखर आजाद ने खुद के ऊपर चला दी और इसी तरह से चंद्रशेखर आजाद अपनी ही गोली से मारे गए। और चंद्रशेखर आजाद आजाद जी का जो प्रण था कि आजाद थे आजाद ही रहेंगे, वो प्रण भी चंद्रशेखर आजाद जी का आज यहाँ पर पूरा हुआ। ठीक है, अगर आगे बात करें कि पुलिस जो सुप्रिटेंडेंट नाम का एक व्यक्ति था जिसका नाम था नॉट वाबर, इसने इनके ऊपर गोलियां चलवाई थी या इनको घेर रखा था। ठीक है, और चंद्रशेखर आजाद आज भी मरकर भी अमर हो गए। जरूर वो मर गए थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद आज भी हम सबके नजरों में अमर हैं और हमेशा अमर रहेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद को हमें कभी भी नहीं भूलना है। ठीक है, और चंद्रशेखर की कुछ बातें हैं उनको ध्यान से सुनिएगा। दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। यह मतलब वो तेवर था चंद्रशेखर आजाद का कि हर बात पे, हर समस्या पे इनको घेरा गया, हर मोड़ पे इनको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की एक डायलॉग हमेशा ही थी कि दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, हम आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद हमेशा आजाद थे और आजाद ही रहे। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको काफी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट भी करिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको हर एक एक बात बताई जाए जिसकी जानकारी आपको नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।